हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तनुज क्लासेस में। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम क्लास 12th के प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर वाइज। आज उसी चैप्टर के सीरीज में हम देखेंगे चैप्टर 8, जिसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। ये चैप्टर बुक 2 का है, पॉलिटिकल साइंस का। इससे पहले हम पॉलिटिकल साइंस की बुक 1 के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चन को ज़रूर देखें, जिससे कि आपको दोनों बुक्स के पेपरों में जो आंसर और क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं उसका थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा और आंसर किस प्रकार से लिखे जाते हैं। और इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद आज के हम देखेंगे चैप्टर 8 और हमने इस बुक के भी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक के ऑल चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आप इस चैप्टर को देखने के बाद वे चैप्टर भी ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अब हम स्टार्ट करते हैं बुक 2 के चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर। तो चैप्टर का इंग्लिश में नाम है रीजनल एस्पिरेशन। तो पहले क्वेश्चन आते हैं 1 मार्कर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इस बात को उचित ठहराइए कि क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म, सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म जितना खतरा नहीं है। मतलब जो क्षेत्रवाद है वो सांप्रदायिकता जितना खतरा या खतरनाक नहीं है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। क्षेत्रवाद एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए खतरा है, जबकि सांप्रदायिकता पूरे देश के लिए खतरा है। इन शॉर्ट अगर आप देखें तो इसका जस्ट सपोज और ये पार्ट भी इसी के अंदर आ जाता है। जब किसी एक पार्ट में कोई हिंसा होती है तो हम उसे बोलते हैं क्षेत्रीय हिंसा। जब वो हिंसा पूरे देश में फैल जाती है तो उसे बोलते हैं हम सांप्रदायिक हिंसा। ठीक है, क्षेत्रीय हिंसा वो सांप्रदायिक हिंसा के अंदर इंक्लूड होती है, मगर सांप्रदायिक हिंसा क्षेत्रीय हिंसा के अंदर नहीं, पूरे विश्व को या पूरे समाज समुदाय को पूरे को प्रभावित करती है, किसी एक वर्ग को नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 7 राज्य क्यों बनाए गए। इसका आंसर देख लेते हैं। इस क्षेत्र के अलावा इस क्षेत्र का अलगाव, इसे बोलते हैं आइसोलेशन, इसका जटिल सामाजिक चरित्र और देश के अन्य हिस्सों की तुलना में इसका पिछड़ापन पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्यों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। अलगाव क्यों है? इसके एक तो सामाजिक जटिलता के कारण, और ये देश की तुलना में एकदम पिछड़ा हुआ हिस्सा है। देश के पूर्वी भाग है हमारे देश का, जिसमें कि एक तो ये पहाड़ी क्षेत्र भी है और ये पूर्वोत्तर भी है। सामाजिक संरचना भी इसकी विभिन्न है और इसमें अलग अलग जाति प्रकार के लोग रहते हैं, इसलिए, और ये छोटे राज्य भी हैं। ये सभी कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रकारी संगठन, जिसे इंग्लिश में भी क्षेत्रकारी संगठन ही बोलते हैं, और राज्य संघ किन 2 संबंधित राज्यों से संबंधित थे। तो इसका आंसर है, क्षेत्रकारी संगठन और राज्य संघ क्रमशः महाराष्ट्र और कर्नाटक से संबंधित थे। मतलब जो क्षेत्रकारी संगठन है ये महाराष्ट्र से है, राज्य संघ जो है वो कर्नाटक से संबंधित है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद और अलगाववाद, रीजनलिज्म एंड सेपरेटिज्म में अंतर बताइए। मतलब इन दोनों में अंतर बताने हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है, क्षेत्रवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो किसी विशेष क्षेत्र या क्षेत्र के समूहों के राष्ट्रीय या मानक हित पर केंद्रित होती है। क्षेत्रवाद क्या है? ये एक राजनीतिक विचारधारा है, किसी एक राजनीतिक विचारधारा को साथ लेकर ये चलती है। और इसका, जबकि अलगाववाद जातीय, धर्म या लिंग के आधार पर लोगों के एक निश्चित समूह को एक बड़े समूह से अलग करने की वकालत या अभ्यास करते हैं। अलगाववाद का काम क्या है? मतलब अलग करना है। इसके नाम से ही साबित होता है अलगाव या फिर अलग करने की राजनीति है ये वाली। इसमें जाति, धर्म या लिंग के आधार पर लोगों को अलग अलग समूह में बांटा जाता है, जबकि क्षेत्रीयवाद किसी राजनीतिक विचारधारा से संबंधित पॉइंट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1985 में पंजाब एकॉर्ड से क्या अभिप्राय है। इसका आंसर है, पंजाब समझौता पंजाब में सामान्य स्थिति लाने की दिशा में एक कदम था। यह समझौता अकाली दल के तत्कालिक अध्यक्ष हरचंद्र सिंह लोगोवाल के साथ किया गया था। समझौता क्या था? ये सामान्य स्थिति लाने के लिए किया गया समझौता था, जिससे कि पंजाब में स्थिति सामान्य हो सके। और किसने किया था? ये किया था अकाली दल के अध्यक्ष नेता। और अकाली दल के अध्यक्ष नेता कौन था? हरचंद्र सिंह लोगोवाल ने। ठीक है, और ये दल आज भी मायने रखता है पंजाब में, अगर आप देखेंगे तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? इसका आंसर है ऑपरेशन ब्लू स्टार 1989 में स्वर्ण मंदिर अमृतसर में उग्रवाद के खिलाफ की गई एक सैन्य कार्रवाई थी। जो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार है इसे किसने करवाया था? उस लीडर का नाम आपको पता होना चाहिए। कौन थे वो? थे इंदिरा गांधी जी। स्वर्ण जिसे गोल्डन टेम्पल बोलते हैं, जो अमृतसर में है, ये इसे उग्रवाद के खिलाफ कराया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं अब 2 मार्कर। 2 मार्कर का पहला क्वेश्चन है राजीव गांधी लोगोवाल समझौता, जिसे अकॉर्ड बोलते हैं समझौते को, पंजाब में सामान्य स्थिति लाने में किस हद तक सक्सीड रहे? तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है राजीव गांधी और लोगोवाल समझौता या पंजाब समझौता पंजाब में सामान्य स्थिति लाने की दिशा में एक कदम था। हालांकि शांति आसानी से या तुरंत नहीं आई। हिंसा का चक्र लगभग 1 दशक तक जारी रहा। 1 दशक मतलब 10 साल तक जारी रहा। ये जो कार्य था हिंसा का 10 साल तक चलता रहा, मतलब शांति तो आई पर शांति आने में काफी लंबा समय लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराधिकारी के लिए मिजो आंदोलन, मिजो मूवमेंट को लोकप्रिय समर्थन, पॉपुलर सपोर्ट क्यों और कैसे मिला? इसे मिजो आंदोलन के बारे में बताना है। इसका आंसर है मिजो पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराधिकार के लिए आंदोलन को निम्नलिखित कारणों से समर्थन मिला। ये कारण क्यों था क्षेत्र में उत्तराधिकार को लेकर? इसका फर्स्ट पॉइंट है कुछ मिजोस का मानना था कि वे कभी भी ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं थे और इसलिए वे भारतीय संघ से संबंधित नहीं हैं। मतलब कुछ का मानना था जो मिजोरम राज्य है उसके जो लोग हैं मिजोस, वो कभी भी भारत का हिस्सा नहीं थे और ना ही कभी ब्रिटिश शासन के अधीन रहे हैं, ना ही ब्रिटिश शासन के अधीन रहे हैं, इसलिए वे भारत का भी हिस्सा नहीं है अगर वो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं रहे हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं उत्तराधिकार के लिए आंदोलन को लोकप्रिय समर्थन तभी मिला जब असम सरकार मिजोरम पहाड़ी में 1959 में के महानकाल का पर्याप्त रूप से जवाब देने में विफल रही। मतलब समर्थन कब मिला था? जब असम सरकार भी जो है उसमें अकाल का एक समय आया था जिसमें सरकार ने भी कोई समर्थन नहीं किया, तो यही एक आंदोलन का मेन पॉइंट बन गया। नेक्स्ट पॉइंट है मिजोरम के गुस्से ने लालडेंगा, अब इन वर्ड को याद रखिएगा, लालडेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट का गठन किया। ये मिजो की पार्टी है जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? लालडेंगा। लंबे संघर्ष के बाद राजीव गांधी और लालडेंगा के बीच शांति समझौता से समस्या का समाधान हुआ। समस्या का समाधान किस किसने किया था? पहला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है इन शॉर्ट या 1 क्वेश्चन मार्कर में, राजीव गांधी और लालडेंगा। तो लालडेंगा की जो पार्टी थी सॉरी इन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ था वो कौन सा समझौता था? वो था शांति समझौता। इस समझौते के अनुसार मिजोरम को विशेष शक्तियों के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इस समझौते में राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और यह है MNF ने अलगाववादी संघर्ष छोड़ने पर सहमति की मतलब जताई। मतलब इसमें आप देख सकते हैं कि एक तो राजीव गांधी शांति समझौता किया, एक तो उन्हें मिजोरम का पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया और उन्होंने अलगाववादी संघर्ष छोड़ने पर सहमति जता दी। मतलब हमारी शांति बनी रहेगी। ठीक है, आपका ये पॉइंट अलग से याद कर लीजिएगा। इसका ये क्वेश्चन अलग से बन सकता है आपका 1 मार्कर कि शांति समझौता किस किस के बीच में हुआ था? लालडेंगा और राजीव गांधी जी के बीच में हुआ था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? इसमें सिख समुदाय, सिख कम्युनिटी की भावनाओं, सिख कम्युनिटी को क्या ठेस पहुंचाई? मतलब जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था उसे सिख समुदाय की भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचाई और क्यों ठेस पहुंचाई? इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है ऑपरेशन ब्लू स्टार 1989 में उग्रवाद के खिलाफ एक सैन्य कार्रवाई थी जिसे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अंजाम दिया गया था। इस ऑपरेशन में सरकार ने आतंकवादियों को एक सफलतापूर्वक खदेड़ दिया, लेकिन इसने ऐतिहासिक मंदिर को नुकसान पहुंचाया और सिखों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची। ये ऑपरेशन क्यों हुआ था? पहली बात तो ये था आतंकवादियों के खिलाफ किया गया था सफलतापूर्वक और उन्हें मंदिर से बाहर भी निकाल दिया गया था। मगर एक तरफ तो आतंकवादियों को निकाल दिया गया मगर दूसरी तरफ मंदिर को भी हाश हुआ था, उसको भी कई सारे नुकसान पहुंचाए गए थे। जो पुलिसकर्मी थे वो जूते पहन के मंदिर में चले गए थे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सिख धर्म के अंदर गुरुद्वारे में प्रवेश करने से पूर्व जूतों को नहीं पहना जाता है,
इस प्रकार की जो ये भावनाएं थी उनकी, उनको भी ठेस पहुंची थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट भारत का पुनर्गठन रीऑर्गेनाइजेशन कैसे और कब तक पूरा हुआ? इसका आंसर है पूर्वोत्तर भारत का पुनर्गठन 1970 के दशक तक पूरा हो गया था। 1972 में असम से अलग होकर मेघालय बना। उसी साल मेघालय और त्रिपुरा अलग अलग हो गए। मतलब 1972 में पहले असम बना, असम से क्या बना? मेघालय। मेघालय असम के साउथ पार्ट में है मेघालय। फिर मेघालय से ही अलग होके त्रिपुरा बना। मतलब अब असम से 2 राज्य बन चुके हैं, एक तो मेघालय पहले, फिर त्रिपुरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1985 में असम समझौता असम अकॉर्ड के परिणाम आउटकम का वर्णन करें। इसको डिस्क्राइब करना है हमें। तो इसका आंसर है 1985 में के असम समझौते के अनुसार बांग्लादेश युद्ध के दौरान और उसके बाद असम में प्रवास करने वाले विदेशियों की पहचान की जानी थी और उन्हें निर्वासित किया जाना था। असम समझौता क्या था? जब 1971 में जब बांग्लादेश युद्ध हुआ था, उसके बाद कई सारे लोग भारत में आ गए थे। जैसे कि आप सब जानते हैं, लगभग 80 लाख लोग भारत में प्रवेश कर चुके थे। इसमें से वो भारत के हर स्टेट में चले गए थे। अब उसी में से एक स्टेट था असम। अब असम के लोगों का मानना था कि जो ये लोग आए हुए हैं, इनको बाहर निकाला जाए। तो इसी के लिए जो समझौता हुआ था, उसे बोलते हैं असम समझौता। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्षेत्रवाद रीजनलिज्म का अर्थ अलगाववाद सेपरेटिज्म नहीं है, स्पष्ट करें। मतलब जो क्षेत्रवाद है वो अलगाववाद नहीं है, इसको बताना है क्यों नहीं है। आंसर देख लेते हैं। क्षेत्रवाद स्थानीय मुद्दों की क्षेत्रीय विशेषताओं पर जोर देने का सिद्धांत या व्यवहार है। अलगाववाद अलगाव की वकालत करता है, खासकर अस्तित्वगत या राजनीतिगत अलगाव। मतलब क्षेत्र है वो किसी एक क्षेत्र की विशेषताओं पर जोर देता है, कोई भी एक वर्ग हो सकता है। मगर जो अलगाववाद है वो अलगाव मतलब अलग होने की वकालत को करता है, चाहे वो अस्तित्व को लेकर हो या फिर वो राजनीति को लेकर हो। बस इसका मानना है कि कोई भी चीज़ है वो अलग हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है 4 मार्कर। इसका क्वेश्चन है मिजो पहाड़ी क्षेत्र मिजो हिल्स एरा के उत्तराधिकार सेशंस के लिए आंदोलन को लोकप्रिय समर्थन मिला। समस्या का समाधान कैसे हुआ? जो इसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व है वो कैसे हुई थी, इसके बारे में हमें बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर है मिजो पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराधिकार के लिए आंदोलन को निम्नलिखित कारणों से लोकप्रिय समर्थन मिला। फर्स्ट पॉइंट है कुछ मिजो लोग का मानना था कि वे कभी भी ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं थे और इसलिए वे भारतीय संघ का भी हिस्सा नहीं थे। सेकेंड, उत्तराधिकार के लिए आंदोलन को लोकप्रिय समर्थन तभी मिला जब असम सरकार मिजो पहाड़ी में 1960 में ये भीषण अकाल पर पर्याप्त प्रतिक्रिया देने में विफल रही। नेक्स्ट है मिजो लोगों के गुस्से का कारण लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट का गठन किया गया। मतलब ये जो उत्तराधिकार मिजो पहाड़ी क्षेत्र का मतलब मेन मोटिव क्या था, इसका पॉइंट क्या था? एक तो ये स्वयं को भारत का हिस्सा नहीं मानते थे। दूसरा, जब 1959 में अकाल पड़ा तो उसकी ना मिजोरम की असम वासियों ने हेल्प नहीं करी, असम सरकार ने हेल्प नहीं करी। और फिर इनको लीड करने के लिए एक नेता का नेतृत्व में एक पार्टी का गठन किया गया जो से लाल डेंगा, और पार्टी का नाम था मिजो नेशनल फ्रंट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है जुलाई 1985 में राजीव गांधी लाल डेंगा समझौता अकॉर्ड का मुख्य परिणाम आउटकम क्या था? तो इसके हम परिणाम देखते हैं आंसर में पॉइंट वाइज। इसका फर्स्ट पॉइंट है चंडीगढ़ को पंजाब में स्थानांतरित कर दिया गया। चंडीगढ़ जो राज्य था वो अलग था, पंजाब में स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट है पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग आयोग का गठन किया गया। मतलब जो पंजाब और हरियाणा के बीच में विवाद चल रहा था उसको लेकर एक अलग आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच रावी व्यास नदी के पानी के बंटवारे का निर्णय लेने के लिए न्यायाधिकरण स्थापित किया गया। हमारे देश में जल विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग से न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है, इसलिए उसे न्यायाधिकरण का, जिसे जल ट्रिब्यूनल आप बोल सकते हैं या वाटर ट्रिब्यूनल बोल सकते हैं आप उसे। नेक्स्ट पॉइंट है पंजाब में उत्तराधिकार से संबंधित लोगों को मुआवजा और बेहतर उपचार दिए गए। मतलब जो उग्रवाद से प्रभावित लोग थे ना, उन्हें बेहतर मुआवजा दिया गया और उपचार भी दिए गए। नेक्स्ट है
पंजाब में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को वापस ले लिया गया। मतलब जो सशस्त्र बल था, अफसपा जस्ट टाइप वहाँ पे एक कानून लगाया हुआ था, उसे वापस ले लिया गया, विशेषाधिकार नियम था जो। तो ये सब पंजाब की स्थिति थी, चंडीगढ़ को लेकर, फिर सीमा विवाद को लेकर, जल को लेकर, उग्रवाद को लेकर और सशस्त्र बल को लेकर। आप अगर इन सभी पॉइंट हाईलाइट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो चंडीगढ़ हो गया, सीमा विवाद हो गया, राय व्यास हो गया, पंजाब में उग्रवाद से प्रभावित लोग और सशस्त्र बल को लेकर। ये सभी इसके इन शॉर्ट पॉइंट है, आप इनको एक लिख लेंगे तो आपको ये मतलब क्वेश्चन का पॉइंट देख के आपको याद हो जाएगा कि इस पॉइंट में क्या था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में राजनीतिक हिंसा के बढ़ने के कारण की व्याख्या करनी है। राइज ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस के बारे में बताना है इसमें आपको कि उत्तर पूर्वी राज्य में ऐसी क्या स्थिति थी कि वहाँ पे हिंसा बढ़ती जा रही थी। तो इसका आंसर है, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में राजनीतिक हिंसा के बढ़ने के लिए निम्नलिखित कारण जिम्मेदार हैं। पहला पॉइंट है, पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर हुए प्रवास ने एक विशेष प्रकार की समस्या को जन्म दिया, जिसके कारण स्थानीय समुदाय उन लोगों के विरुद्ध खड़ा हो गया जिन्हें बाहरी या प्रवासी माना जाता था। पूर्वोत्तर में जो बड़े पैमाने पर प्रवास हुआ था, उसके खिलाफ स्थानीय लोगों ने मतलब एक मूवमेंट से चला दी थी, जिससे कि जो बाहरी लोग हैं उस के दौरान या फिर युद्ध के दौरान जो भारत में उन हिस्सों में प्रवेश किए लोग थे, बेसिकली बांग्लादेशी, उनको बाहर किया जाए, उन्हें बाहरी या प्रवासी कहा जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देर से आने वाले इन लोगों को, चाहे वे भारत के हों या विदेश से, भूमि जैसे दुर्लभ संसाधनों पर अतिक्रमण करने वाले तथा रोजगार के अवसर और राजनीतिक सत्ता के लिए संभावित प्रतिस्पर्धी के रूप में देखा जाने लगा। मतलब इसमें ना जो लोग देर से आए थे, चाहे वो देश के ही हों या विदेशी हों, उन्हें ना एक खतरे के रूप में देखा जाने लगा, चाहे वो संसाधन का अतिक्रमण करें, चाहे रोजगार के लिए उनके अवसरों को स्थानीय लोगों के अवसरों को कम कर रहे थे, राजनीतिक सत्ता में भी उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही थी। मतलब हर क्षेत्र में जो बाहरी लोग थे उन्हें प्रभावित कर रहे थे, ऐसा उनका मानना था। नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्वोत्तर के कई राज्यों में ये मुद्दे राजनीति और कभी-कभी हिंसक रूप ले चुके थे। मतलब जो ये पूर्वोत्तर में बाहरी लोगों का मुद्दा था, ये तो राज्य में राजनीति का मुद्दा था ही, और ये कभी-कभी हिंसा का रूप भी ले लेता था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 6 मार्क का क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर इसे फ्रेंड सर्कल में जरूर करें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पुर्तगालियों से गोवा की मुक्ति, गोवा लिबरेशन से लेकर उसकी भारतीय संघ इंडियन यूनियन का राज्य बनने तक की कहानी का वर्णन करें। इसलिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें गोवा के बारे में बताना है, पूरी डिटेल देनी है। तो इसका आंसर देख लेते हैं पॉइंट वाइज में। गोवा की मुक्ति और भारतीय संघ का राज्य बनने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है, 1947 में भारत से ब्रिटेन साम्राज्य की समाप्ति के बावजूद पुर्तगालियों ने गोवा द्वीप और दमन के क्षेत्र से हटने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्य सरकार ने पुर्तगाली सरकार को वापस जाने के लिए बहुत धैर्यपूर्वक मनाने का प्रयास किया। नेक्स्ट पॉइंट है, दिसंबर 1961 में एक मजबूत लोकप्रिय आंदोलन के बाद भारत सरकार ने सेना भेजी, जिसने इसे स्वतंत्र करा दिया। गोवा दमन द्वीप केंद्र शासित प्रदेश बन गए। नेक्स्ट पॉइंट है, 1967 में गोवा में एक जनमत सर्वेक्षण आयोजित किया गया और बहुमत ने महाराष्ट्र से अलग रहने के पक्ष में मतदान किया। नेक्स्ट है, इस प्रकार गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश बना रहा। अंततः 1987 में गोवा में भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। ये आपको पूरी गोवा की हिस्ट्री बताई गई है इस क्वेश्चन में, इन 5 पॉइंट में। पहली बात तो ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ उस टाइम पे गोवा आज़ाद नहीं हुआ, पुर्तगालियों का शासन था उसमें। फिर सरकार ने आज़ादी के बाद में गोवा को मुक्त करने के लिए पुर्तगाली सरकार से कहा, बहुत धैर्यपूर्वक, पर वो नहीं मानी। नेक्स्ट है, जब 1971 में एक महत्वपूर्ण लोकप्रिय आंदोलन चला था, जिसमें समर्थन देने के लिए सरकार ने अपनी सेना भेजी और गोवा दमन द्वीप को आज़ाद करवा दिया और उन्हें केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया। फिर 1967 में गोवा में हुआ था जनमत सर्वेक्षण, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें मतलब महाराष्ट्र से ना बाहर होना है, इसलिए और उन्हें फिर महाराष्ट्र से अलग कर दिया गया और 1977 में जो गोवा है उसको भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया और एक केंद्र शासित राज्य के रूप में उसे स्थापित किया गया। वह आज भी केंद्र शासित प्रदेश ही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी से लेकर भारत के विलय तक सिक्किम की कहानी का संक्षेप में वर्णन करें। मतलब इसमें विलय के
मर्जर के कारणों संक्षेप में वर्णन करा है, ब्रीफली डिस्क्राइब करना है सिक्किम के बारे में। जैसे हमने पहले गोवा के बारे में करा, अब हमें करना है सिक्किम के बारे में। तो इसका देख लेते हैं। भारत की आज़ादी से लेकर भारत के विलय तक सिक्किम की कहानी निम्नलिखित है। इसका फर्स्ट पॉइंट है, स्वतंत्रता के समय सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य था। इसका मतलब यह था कि भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन पूरी तरह से संप्रभु देश भी नहीं था। संरक्षित राज्य कौन सा होता है? ना तो वो भारत का हिस्सा हो और ना ही वह पूरी तरह से संप्रभु हो, मतलब उसका अपना अलग देश हो या झंडा हो या फिर संविधान हो, ऐसा देश भी नहीं था सिक्किम। नेक्स्ट पॉइंट है, सिक्किम के राजा कौन थे इसके? चोंगयाल थे, जो लोगों को लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ थे। मतलब वो लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते थे, मतलब चुनाव के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, चोंगयाल को अल्पसंख्यक लेपच भूटिया समुदाय, दोनों एक ही वर्ड है, लेपच भूटिया समुदाय के एक छोटे से कुलीन वर्ग के शासक को कायम रखने वाला माना जाता था। मतलब ये किस वर्ग या समुदाय से संबंधित थे जो ये चोंगयाल थे? उसका नाम है ये लेपिज और भूटिया। ये दोनों एक ही हैं, लेपिज भूटिया समुदाय एक ही छोटा सा कुलीन वर्ग है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों समुदायों के चोंगयाल विरोधी नेताओं ने भारत सरकार से समर्थन मांगा और उन्हें समर्थन मिला। मतलब ये दो समुदाय थे इनके जो विरोधी होते हैं, चोंगयाल विरोधी नेता ने भारत सरकार से समर्थन मांगा तो उन्होंने समर्थन दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, सिक्किम की पहली विधानसभा जो 1974 में निर्वाचित हुई थी। विधानसभा कब हुई थी? उसमें स्थापित 1974 में। सिक्किम कांग्रेस ने भारी जीत हासिल की थी। अब जो विधानसभा चुनाव हुए थे इसमें कौन जीता? कांग्रेस। और उसने सहयोगी राज्य का दर्जा मांगा। मतलब अब पहले तो ये था, ये एक संरक्षित राज्य था, अब उसने कौन सा दर्जा मांगा? सहयोगी राज्य का दर्जा मांगा था। और अप्रैल 1975 में भारत के साथ पूर्ण एकीकरण का प्रस्ताव पारित किया था। मतलब जो एक तो ये संरक्षित राज्य था और भारत से अलग था, मगर अब ये इसने पहले सहयोग राज्य का दर्जा मांगा और ये अब एकीकरण का प्रस्ताव रखा, मतलब वो भारत का हिस्सा बनना चाहता था। नेक्स्ट पॉइंट है, एक संरक्षित जनमत संग्रह के बाद सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बन गया। कौन से नंबर का राज्य था सिक्किम बनने वाला भारत का हिस्सा? वो था 22वां। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ आंदोलन मूवमेंट और द्रविड़ कड़गम डीके, इसे इन शॉर्ट में डीके बोलते हैं, के गठन में ईवी रामासामी पेरियार, इनका शॉर्ट नाम है, जैसे लोकप्रिय नाम है, शॉर्ट नाम नहीं है, इनका लोकप्रिय नाम है पेरियार, की भूमिका का वर्णन करें। डीके क्यों विभाजित हो गया और डीएमके के रूप में राजनीति में क्यों आया? मतलब इसमें जो द्रविड़ आंदोलन है उसके बारे में बताना है, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर थे। इसका आंसर है द्रविड़ आंदोलन ईवी रामास्वामी। अब इसमें इनका नाम याद रखना, ईवी स्वामी नायर, सॉरी इसको दोबारा से शॉर्ट कर देती हूँ। ईवी रामास्वामी नायर के नेतृत्व में एक क्षेत्रीय आंदोलन था। फोकस करना, क्षेत्रीय आंदोलन था, ये कोई सांप्रदायिक आंदोलन नहीं था, क्षेत्रीय आंदोलन था, जिन्हें पेरियार, अजय ईवी रामास्वामी इन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इस आंदोलन में निम्नलिखित भूमिका निभाई। पॉइंट वाइज है, वे नास्तिकता के प्रबल समर्थक थे। नास्तिकता मतलब किसी धर्म को नहीं मानने वाले। जाति विरोधी संघर्ष तथा द्रविड़ पहचान की पुनर्खोज के लिए प्रसिद्ध थे। वे जाति विरोधी संघर्ष के लिए जाने जाते थे और द्रविड़ की पहचान के पुनर्खोज के लिए हमेशा प्रयास करते रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रारंभ में वे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे और उन्होंने 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया। आत्मसम्मान आंदोलन मतलब जब ये कांग्रेस से अलग हुए थे तो इन्होंने देखा था कि जो कांग्रेस में भी है, जो दलित वर्ग है, जो निचला वर्ग है, उसको भी अलग रूप से खाना खिलाया जा रहा था। वह उस स्थिति या उस परिस्थिति को देखकर कांग्रेस से उनका मन रुष्ट हो गया और उन्होंने कांग्रेस से अलग होने का निर्णय ले लिया। अब जब वो कांग्रेस से अलग हो गए तो उन्होंने अपना एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था आत्मसम्मान आंदोलन। इसके अंदर सभी वर्गों को समान रूप से ट्रीट करने के लिए उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, उसमें है, उन्होंने ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया और न्याय पार्टी के लिए काम किया। इनकी पार्टी का क्या नाम था? न्याय पार्टी था। और बाद में द्रविड़ कड़गम की स्थापना करी। जो न्याय पार्टी थी ये बाद में जाके द्रविड़ कड़गम में बदल गई। नेक्स्ट है, उन्होंने हिंदी और उत्तर भारत के प्रभुत्व का विरोध किया। एक तो बेसिकली जो द्रविड़
कशगम है, ये दक्षिण भारत की पार्टी है। और जो वो रामास्वामी जी थे वो दक्षिण के थे, और उन्होंने उत्तर भारत में जो लोग रहने वाले थे, हिंदी भाषा था उसका मतलब जोर से विरोध किया हिंदी भाषा का, मतलब हिंदी भाषा को ना बोलकर उन्होंने अपने राज्य की बेसिकली भाषा को बोलने पर जोर दिया। उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि उत्तर भारतीय और ब्राह्मण आर्य हैं, मतलब जो उत्तर भारतीय लोग हैं वे सभी आर्य हैं। नेक्स्ट है, डीके के विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि द्रविड़ आंदोलन ने शुरू में पूरे दक्षिण भारत की बात की थी, लेकिन अन्य राज्यों के समर्थन की कमी ने आंदोलन को तमिलनाडु तक सीमित कर दिया। मतलब जो डीके का ये विभाजन हुआ था द्रविड़ कशगम का, ये क्यों हुआ था? क्योंकि ये जो आंदोलन था रामास्वामी जी द्वारा चलाया गया था, ये पूरे दक्षिण भारत के लिए चलाया गया था, मगर इन्हें पूरे दक्षिण से सहयोग नहीं मिला, और ये सहयोग इन्हें सिर्फ दक्षिण या तमिलनाडु से ही मिला था, इसलिए ये तमिलनाडु तक ही सीमित रह गया। इसलिए डीएमके, जिसे द्रविड़ मुन्नेत्र कशगम कहा जाता है, 1953-1954 में 3 आयामी आंदोलन के साथ राजनीति में प्रवेश किया। अब ये 3 भाग में डिवाइड होकर राजनीति में शामिल हो गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन है, सभी क्षेत्रीय आंदोलन के परिणाम अलगाववादी मांग के रूप में नहीं होने चाहिए। उपयुक्त उदाहरण देकर इस कथन की व्याख्या करें। मतलब हमें इसमें एक्सप्लेन करना है जो रीजनल मूवमेंट थे वो सेपरेटिस्ट डिमांड थी उसके रूप में नहीं थे, मतलब उससे अलग थे इन शॉर्ट में। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, क्षेत्रीय आंदोलन को लोकतांत्रिक राजनीति में प्रवेश में समर्थन या समझने की आवश्यकता थी। जो क्षेत्रीय आंदोलन से लोकतांत्रिक राजनीति में प्रवेश में समझने की आवश्यकता थी, क्योंकि उन्हें क्षेत्र के से रिलेटेड थे और उन्हें के पास सिर्फ एक ही पॉइंट होता था, अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को अपने से बड़ों के सामने रखना। क्षेत्रीय मुद्दों की अभिव्यक्ति कोई असामान्य घटना नहीं थी। अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है? अपनी बात को रखना। छोटे देशों में भी स्थानीय आकांक्षाएं उभरी। अब छोटे छोटे देशों में भी अपनी आकांक्षाएं मतलब अपनी अपनी समस्याएं उभरने लगी। इसका मतलब यह नहीं था कि ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं अपने लिए अलग राज्य चाहते थे। क्षेत्रीय आंदोलन मूल देश के ढांचे के भीतर एक अधिक स्वायत्त राज्य बनाना चाहते थे। मतलब जो क्षेत्रीय आंदोलन था इसका ये मतलब नहीं था कि हमें क्षेत्रीय आंदोलन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें देश से अलग होना है, एक अलग राज्य की स्थापना करनी है, इसलिए नहीं थे, बल्कि ये इसलिए था कि वह अपनी जो मांगे हैं वो लोगों के सामने रख सके। उनका ये भी मोटिव नहीं था कि वो एक स्वायत्त राज्य मांगे, मतलब एक अलग राज्य मांगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्षेत्रीय आंदोलन का सबसे अच्छा उदाहरण हमारे देश से ही लिया जा सकता है। स्वायत्तता की मांग तब उठी जब गैर असमिया लोगों को लगा कि असम सरकार उन पर असमिया भाषा थोप रही है। मतलब जो असमिया लोग नहीं थे उन पर असमी भाषा थोपी जा रही है। पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और विभिन्न आदिवासी समूहों के नेता असम से अलग होना चाहते थे। मतलब जो असम के नहीं थे, जो आदिवासी समुदाय से संबंधित थे, वो असम से अलग होना चाहते थे। उत्तर पूर्वी भारत आदिवासी संघ का गठन किया गया। मतलब जो वर्ग अलग होना चाहता था उसने अपने लिए अलग अलग संघ का गठन किया, जो बाद में 1960 में ऑल पार्टी हिल्स लीडर कॉन्फ्रेंस में बदल गया। मतलब 1960 में जो पार्टी बनी थी उसका नाम ये है। इस पार्टी को आप अलग से याद कर सकते हैं, असम से संबंधित है। अगली राज्य की मांग ने जोर पकड़ा। अलग राज्य की मांग ने जोर पकड़ा और एक अलग राज्य के बजाय केंद्र सरकार ने अलग अलग समय पर कई राज्यों का गठन किया। मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को अलग अलग राज्य से अलग किया गया। मतलब ये जो 3 राज्य, इन तीनों को अलग अलग राज्यों से अलग किया गया है। अतः इसलिए उत्तरी क्षेत्रीय मांगों के कारण सामान्य मामलों में अलगाववादी मांगे नहीं होनी चाहिए। मतलब अलगाववादी मांगे कौन सी होती है? जो अपने को अलग रखना चाहती है। इस अलगाववादी ये भावना या सब जो मान सकते हैं अलगाववादी भावना के कारण ही जो क्षेत्र हैं, जो राज्य, उन्होंने अपने लिए अलग अलग राज्यों की मांग करी। जैसे कि भारत में आज वर्तमान में पूर्वोत्तर राज्यों में 7 राज्य हैं जो कि किसी न किसी राज्य से अलग होकर बने हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं असम से। असम से कौन सा बना है? मेघालय। फिर मेघालय से ही अलग होकर बना है त्रिपुरा। इसी प्रकार से अलग अलग होकर बने हैं सारे राज्य हैं। इस प्रकार आपको इसमें क्षेत्रीय आंदोलन और अलगाववाद के परिणामों के बारे में बताया गया है और ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है।
अभी चैप्टर आज हमने किया है चैप्टर 8। इससे पहले हमने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी चैप्टर को ज़रूर देखें। इस चैप्टर के बाद एक चैप्टर देखने के बाद इन चैप्टर को भी ज़रूर देखें। इसमें भी हमने पूरे चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करे हुए हैं। ये हमारी है बुक 2, ये वाली, जिसमें हमने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, जो कि आज हुआ है चैप्टर 8। अब इसके बाद हमने बुक जो 1 है उसके ऑलरेडी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक, मतलब ऑल बुक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट भी ज़रूर देखें, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आंसर किस प्रकार से लिखने होते हैं, उनके पॉइंट कैसे लिखने होते हैं और क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।